जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और भगवान की पूजा में लीन होंगे और पढ़ाई में भी अपने लीन होंगे। साथियों, आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर ली है यूट्यूब पे। उसमें मैंने ऐतिहासिक काल पढ़ा लिया है और आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा लिया है। साथियों, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऐतिहासिक काल। इट मीन्स कहने का मतलब है जो मैंने आप लोगों को आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा है और आपको इतिहास काल पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि उनके कुछ प्रमुख लेख बचे हुए हैं। साथियों, उन प्रमुख लेखों के बारे में आज हम जानेंगे। जो भी कुछ हमने निचोड़ पढ़ा है, तो साथियों कुछ न कुछ जो लेख का मतलब देखिए, ये होता है कि जो हमने पढ़ा है उस चीज को हम अब जो उनके लेख मिले हैं, कहाँ कहाँ पे लिखा गया है, क्या क्या उनके हमें अभी तक जो पता चलता है उनके बारे में, वो सब कुछ जो है इनके प्रमुख लेखों में आपको पता चल जाएगा। और ये आदि ऐतिहासिक काल आज दोस्तों समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास आज टाइम बचा तो मैं आज कुछ प्रजातियां बता दूंगा जो आपके लिए बचा हुआ है, यानी कि कोल बचा हुआ है, किरात और खस, सौका और भोटैंती की ये प्रजातियां बची हुई है। अगर आज टाइम मिलेगा तो इनका भंडाफोड़ भी आज ही कर लेंगे साथियों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रमुख लेख का मतलब क्या होता है। देखिए, जो हमारे भारत में कहीं भी जो प्रमुख लेख होते हैं यानी शिलाएं, कहने का मतलब होता है कि शिला का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर, यानी कि क्या होता है आप समझ सकते हैं, पत्थर, पत्थर या फिर चट्टान, चट्टान। इट मीन्स कहने का मतलब होता है या तो आपका स्टोन होगा या फिर आपकी रॉक्स होंगी। ठीक है, आप इस चीज को समझना। यही क्यों है, देखिए शिलाओं का मतलब होता है जो भी कुछ हमने आज तक जो हमें साक्ष्य मिले लिखे हुए है, वो इसलिए ये चीज होते हैं क्योंकि इन चीजों पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि चीजें होती हैं कठोर। तो कोई भी शिलालेख होती है वो कठोर सतहों पर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो घटना जो इवेंट हुए होंगे वो लंबे समय तक चल पाए। कहने का मतलब है जैसे आपके क्या हो जाते हैं, पत्थर हो गए आपके, चट्टान हो गए आपके, या फिर इंट्स हो गए आपके, या फिर आपके धातुएं हो जाती हैं आपके, मेटल्स वगैरह हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या क्या चीज होंगी, स्टोन हो जाएगा, रॉक्स हो जाएगी, ब्रिक्स हो जाएगी और मेटल हो जाएगा। साथियों, अब मैं उन चीजों के बारे में बताता हूं, शिलाओं के बारे में बताऊं जो आपके अपने प्यारे उत्तराखंड में है। अब आप ध्यान से समझना उन चीजों को। अब समझ गए होंगे आप कि शिला का मतलब क्या होता है। ठीक है, शिला का मतलब ही जो कठोर सतहों पर लिखा जाता है। सतह मतलब किसी का जो बॉटम पार्ट होता है वही होती है सतह, कठोर भागों पे लिखा जाता है ये। ठीक है, ये शिलालेखों का मतलब होता है। बात सुनिएगा, उत्तराखंड में कहां कहां से प्राप्त हुई है, तो बोलेंगे भैया जी उत्तराखंड के आपकी सबसे पहले जो है वो कालसी से प्राप्त हुई है। जैसे आपका लाखमंडल हो गया, सिराली क्षेत्र हो गया आपका, जैसे आपका माणा हो गया, तो यहां से हमें जो है वो प्रमुख शिलालेख जो है हमें प्राप्त हुई है। बात करता हूं मैं, जैसे आपकी बात करता हूं मैं जौनसार के बाबर क्षेत्र, जैसे लाखमंडल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे राजकुमारी ईश्वर का एक शिलालेख मिला। या फिर लाखमंडल को क्या बोला जाता है, बेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मूर्तियों का भंडार भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, आप जो आपके स्टेचू वगैरह होते हैं उनका जो भंडारण होता है वो भी आपका लाखमंडल के बोला जाता है। देखिए, कहने का मतलब आपने सुना होगा राजकुमार ईश्वरा के बारे में, जरा मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। वैसे तो ऐतिहासिक काल में आने वाला है, वो ऐतिहासिक काल में आने वाला है। जैसे बात करता हूं मैं कि यानी कि आप लिखिए सीधे जौनसार, जौनसार, ध्यान, इस चीज को आप जो है वो ध्यान से समझना। ठीक है, यानी जौनसार के लाखामंडल, यानी कि लाखा मंडल से राज कुमारी ईश्वरा का शिला लेख प्राप्त हुआ। साथियों, इस चीज को आप ध्यान से समझना कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ। अब मैं बात करता हूं, आपने सुना होगा एक कि एक कृतरपुर वंश होता है, उसके बाद आता है आपका छंगलेश वंश। ठीक है, अब छंगलेश वंश क्या होता है, देखिए वैसे तो ये ऐतिहासिक काल में इसका भंडाफोड़ करने वाला हूं मैं आगे, फिर भी बता देता हूं। जहां पे हमें खंडित मूर्तियां मिली है
है ना। तो यहाँ पे 7 राजाओं के नाम मिले, कहां से? छंगलेश वंश से। जो पहला राजा था उसका नाम था नरपति जायदास, ठीक है। और जो इसका अंतिम राजा हुआ करता था उसका नाम क्या था? तो नाम अक्षत हुआ करता था। ये तो छंगलेश वंश है। अब इसका एक आता था युद्धवंश, सिंहपुर का युद्धवंश। तो सिंहपुर का युद्धवंश में राजकुमारी ईश्वर का जो युद्धों के जो 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास में राजकुमारी जो युद्धवंश होते थे उनकी जानकारी कहां से मिलती है हमें? युद्धवंशों की। तो राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से प्राप्त होता है। साथियों ये ध्यान रखना आप कि राजकुमारी जो ईश्वरा थे उनके शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि युद्धवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बोलेंगे सेलवर्मन हुआ करता था। साथियों युद्धवंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे? सेलवर्मन हुआ करते। इसका भंडाफोड़ मैं ऐतिहासिक काल में करूंगा आगे, ठीक है। तो युद्धवंश के जो संस्थापक हुआ करते थे वो आपके सेलवर्मन हुआ करते थे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो राजकुमारी ईश्वरा थी ये किसकी पुत्री थी? तो बोलेंगे ये आपके भास्कर वर्मन की पुत्री थी। बिल्कुल सर, भास्कर वर्मन की पुत्री थी। और चंद्रगुप्त की क्या थी? ये पत्नी हुआ करती थी, ठीक है। और इसका अगर अभी देखा जाए तो लाखामंडल में इसका क्या है? तो लाखामंडल में एक इसका शिव मंदिर भी है अभी, ये भी आप ध्यान रखना। हाँ एक चीज और है, जो सेलवर्मन थी उसकी जो राजधानी थी तो यमुना प्रदेश के आपके कहां पे थी? यानी कि यमुना प्रदेश के सिंहपुर में इसकी राजधानी थी। किसकी? सेलवर्मन की। तो ये राजकुमारी ईश्वरा से इतनी जानकारी है। लिखूंगा इसको भी आपका आगे इतिहास में जब आएगा, इसका भंडाफोड़ वहां करेंगे। देखिए दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि देवप्रयाग के कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर हमें क्या मिले थे? तो देवप्रयाग के कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर जो है जो दीवारें थी वहां पे हमें कुछ चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। लिखेंगे अगला कि देव प्रयाग में देवप्रयाग के लिखेंगे, ठीक है। देवप्रयाग के कल्पनाथ गुफाओं के अंदर दीवारों पर जो है वो क्या मिले थे हमें? देवप्रयाग के कल्पनाथ गुफाओं के अंदर दीवारों पर क्या मिले थे? कुछ शिलालेख मिले थे, ठीक है। यानी कि शिलालेख मिले थे। क्या मिले थे? शिलालेख प्राप्त हुए थे। शिलालेख प्राप्त आए, इसको भी आप ध्यान रखना। अच्छा एक का था आपका नैनीताल। नैनीताल के बाड़ावाला क्षेत्र में आपका क्या मिला था? तुमने बोलेंगे सर जी पहले लिख देंगे कि नैनीताल के बाड़ावाला क्षेत्र के अंदर क्या मिले थे? तो कुछ वृक्ष के भी वो मिले थे। वृक्ष बोले तो अब वृक्ष का ये मत समझना कि वृक्ष क्या हो रहा है सर, नहीं। वृक्ष बोले तो ईंट के चित्र मिले थे। यानी कि वृक्ष बोले तो ईंट के, ठीक है। ईंट के शिलालेख यानी कि ईंट के शिलालेख प्राप्त, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। बात आती है आपकी जब नैनीताल के बाड़ावाला से मिल गया हमें तो गोपेश्वर के बाड़ावाला से भी कुछ हमें प्राप्त हुए। तो गोपेश्वर के बाड़ावाला से हमें त्रिशूल लेख प्राप्त हुए थे, ठीक है। लगे हाथ इसको भी हम लिख देते हैं, यानी कि गोपेश्वर कहां पड़ता है? चमोली में, ठीक है। ये मंडल घाटी भी बताई थी मैंने आपको, वो तो मैं अब उसमें करूंगा मैराथन में, ठीक है। कि गोपेश्वर के बाड़ावाला से क्या मिले? गोपेश्वर के बाड़ावाला से प्राप्त क्या प्राप्त हुए थे? यहाँ पे त्रिशूल लेख, यानी कि त्रिशूल लेख। साथियों बड़े ध्यान से समझना, ये जो लेख हैं ये मिले अब अपने उत्तराखंड से, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। गोपेश्वर के बाड़ावाला से हमें क्या मिला? अच्छा एक चीज और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बात करता हूं मैं गोपेश्वर के। तो गोपेश्वर के अंदर एक रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के अंदर यानी कि रुद्र शिव मंदिर के अंदर आपके 6वीं शताब्दी के अंदर आपके गणपति नाग, जबकि 12वीं शताब्दी के अंदर आपके क्या मिले? आपके अशोक चल के त्रिशूल लेख प्राप्त हुए। लगे हाथ इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि गोपेश्वर
क्या बोलेंगे? गोपेश्वर, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर, रुद्र शिव मंदिर, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से, रुद्र शिव मंदिर से 6वीं सदी में, 6वीं सदी में गणपति नाग, यानी कि गणपति नाग व 12वीं सदी में आपके अशोक चल के त्रिशूल लेख हैं, त्रिशूल लेख प्राप्त हुए। ठीक है, इस चीज को मत भूलना, इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझना कि गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से 6वीं सदी में गणपतिनाग और 12वीं सदी में आपके अशोक चल के कुछ त्रिशूल लेख मिले। लगे हाथ, इस चीज को इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों। ठीक है, ये चीज जो मैंने ये बता दी, ठीक है, भूलना मत इस चीज को, क्योंकि ये भी आता है पेपर में। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका त्रिशूल लेख। अच्छा, गोपेश्वर के जो आपके ये चीज है कि गोपेश्वर के बाड़ा वाले से जो त्रिशूल लेख मिले, ये किस लिपि में थे? तो बोलेंगे सर जी ये आपके संक लिपि में थे। इसको भी लिख देंगे, है ना, कि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख किस लिपि में थे? यानी कि इसकी लिपि क्या थी? लिपि क्या थी इसकी? तो संक लिपि थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि किस लिपि में थी आपके। तो बोलेंगे सर जी ये आपके किस लिपि में थे? तो बोलेंगे सर जी ये आपके संक लिपि में हुआ करते थे। ठीक है, इसको बात को भी याद रखना। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना, लगे हाथ इंपॉर्टेंट कर देना साथियों। अब एक चीज और आती है कि देवलगढ़ के कुलसारी से हमें मूर्तिका की पीठ प्राप्त हुई है। इसको भी लिख देना कि देवलगढ़ के कुलसारी से क्या मिले थे? मूर्तिका के पीठ। कुलसारी से प्राप्त लिखेंगे यहाँ पे, कुलसारी से प्राप्त क्या लिखेंगे? देवलगढ़ के कुलसारी से हमें प्राप्त क्या हुए? बोलेंगे सर जी जो देवलगढ़ से कुलसारी प्राप्त हुई है वो आपके मूर्तिका के पीठ में, यानी कि मूर्तिका के पीठ प्राप्त। ठीक है, लगे हाथ, इसको भी आप याद कर लेना साथियों। इस तरीके से हमें कुछ लेख मिले हैं। और हाँ, याद रखना कि जो भी मैं लिखा रहा हूं इन चीजों को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूछ लेगा आपका कि गोपेश्वर के बाड़ा वाला से क्या प्राप्त हुई, हमें बोल देगा कि ईंट की उत्कीर्ण प्राप्त हुई है, या फिर त्रिशूल लेख प्राप्त हुए, या फिर हमें कुछ 2 ऑप्शन और दे देगा। तो आपको अगर याद होगा तो आप ये मूर्तिका के लेख, जो मूर्तिका की पीठ प्राप्त हुई है, तो आप ऑप्शन वहां पे डायरेक्ट कर सके कि त्रिशूल लेख किस लिपि में थे? त्रिशूल लेख। तो बोलेंगे सर जी वो जो लेख थे आपके, वो आपके किस लिपि में थे? संक लिपि में थे। ठीक है, अच्छा, कुषाण कालीन मुद्राएं। अच्छा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? बोलेंगे सर जी जो कुषाण वंश का संस्थापक है वो कुजुल कटविशेष था। कौन था? कुजुल कटविशेष था। अरे याद रखने वाली बात ये है कि कुषाण कालीन क्या बोलेंगे, जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं, क्या बोले, जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं, याद लिख दो। कुषाणकालीन मुद्राएं हमारे मुनि की रेती कहाँ पड़ती है? टिहरी में पड़ती है। तो मुनि की रेती टिहरी और सुमाड़ी के पौड़ी से प्राप्त होती है। लगे हाथ, इसको भी आप लिख देना। देखिए कुषाण कालीन मुद्राएं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन बताया मैंने? कि कुजुल कटविशेष बताया था। ठीक है, यानी कि तो कुषाण कालीन मुद्राएं। ठीक है, कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त कहां से प्राप्त हुई? तो यहां लिखेंगे प्राप्त कहां से प्राप्त हुई है? तो आप बोलेंगे सर जी जो कुषाण कालीन मुद्राएं थी, ठीक है, ये प्राप्त कहां से हुई है? तो आप बोलेंगे सर जी ये जो प्राप्त हुई है ये आपकी मुनि
की रेती, यानी कि मुनि की रेती कहाँ है, टिहरी। मुनि की रेती टिहरी, ठीक है, यानी कि मुनि की रेती टिहरी, सुमाड़ी के पौड़ी, यानी कि यहीं पे लिख देता हूं मैं कि सुमाड़ी, सुमाड़ी के पौड़ी। सुमाड़ी कहां पड़ता है, पौड़ी, पौड़ी, ठीक है, पौड़ी से, ठीक है। ये चीज भी आप लोग भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसी तरीके से हम अलग अलग लिखते जाएंगे। अच्छा, कुछ कार्तिकेय राजवंश के कुछ ताम्र पत्र मिले, कार्तिकेय वंश के कुछ ताम्र पत्र। कार्तिकेय वंश के संस्थापक कौन थे, तो बोलेंगे सर जी बसंत देव थे। वो चीज आपका अभी आगे आने वाला है, लेकिन इसके जो कार्तिकेय वंश है, इसके कुछ ताम्र पत्र प्राप्त हुए, हमें लिख देंगे इस चीज को भी, साफ साफ लिखेंगे कि कार्तिकेयपुर राजाओं के, इंपॉर्टेंट है ये, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्र पत्र व शिला लेख प्राप्त, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। नंबर 1 बोलता हूं मैं, पहला कौन सा होता है, यानी कि क्या क्वेश्चन है कि पांडुकेश्वर नहीं, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र व शिलालेख, कार्तिकेयपुर राजाओं की पूछा, ठीक है। यानी कि पहला होता है आपका, वो होता है आपका पांडुकेश्वर। दूसरा 4 मिले थे हमें कहां से, वो मिले थे हमें कंडारा से, बैजनाथ, बागेश्वर, चंपावत के बालेश्वर से। इस चीज को आप लिख देना, ठीक है। जैसे आपका पहला पहला होता है आपका, ठीक है। तो पहला कहां से प्राप्त हुआ, बोलेंगे सर जी जो हमारा पहला प्राप्त हुआ वो आपके पांडु के स्वर से, यानी कि पांडु के स्वर से, ठीक है। और जो दूसरा प्राप्त हुआ हमारे, ठीक है, दूसरा दूसरा कहां से प्राप्त हुआ, बोलेंगे सर जी जो दूसरा प्राप्त हुआ वो 4 मिले थे हमें, कहां से मिले थे ये मिले थे हमें कंडारा से, कंडारा से, ठीक है। इसको भी लगे हाथ, याद रखना है, ठीक है। तीसरा तीसरा कहां से प्राप्त हुआ है, तो तीसरा प्राप्त हुआ है हमारा जो है कंडारा, यानी कि बैजनाथ, बैजनाथ। अगला जो चौथा प्राप्त हुआ है हमें, वो कहां से प्राप्त हुआ है, बोलेंगे सर जी जो आपका चौथा पद प्राप्त है वो बागेश्वर, बागेश्वर से, ठीक है। और जो पांचवा प्राप्त हुआ है आपका वो कहां से प्राप्त हुआ, बोलेंगे सर जी वो हमारा बालेश्वर, यानी कि कंफ्यूजन हो रहा है, बालेश्वर कहां पड़ता है ये मंदिर, तो चंपावत, चंपावत में, ठीक है, बालेश्वर के चंपावत से प्राप्त हुई। देखिए इससे भी आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है साथियों, इस चीज को भी आप ध्यान से समझना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन के आता है। पूछ लेगा कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र और मुद्रा और शिलालेख प्राप्त हुए, एक नाम इनका दे देगा, 3 नाम किसी और का दे देगा, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छा, अल्मोड़ा से कुछ सिक्के मिले हमें, तो अल्मोड़ा के जो सिक्के थे वो किससे संबंधित थे, कुणित वंश से संबंधित थे, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के थे वो किससे संबंधित थे, कुणित शासकों से संबंधित थे, ठीक है। यानी कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कुणित शासकों से संबंधित थे, उस चीज को भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि अल्मोड़ा प्रकार के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, है ना, सिक्के, सिक्के किससे संबंधित थे, कुणिंदों से, कुणिंद शासक से संबंधित थे। कौन कौन से सिक्के थे वो जो कुणिद शासकों से संबंधित थे, ठीक है। इस चीज को हमें बड़े इम्तिहान के साथ पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा कि पहला कौन सा था, तो पहला था आपका सर जी, आप बोलेंगे जो अल्मोड़ा प्रकार, यानी कि सबसे पहले जो आ जाता है आपका वो हरिदत्त आ जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा आ जाता है शिवपालित, हरिपालित, ठीक है, और गोमित्र। तो ये हैं वो सिक्के, सबसे पहले यानी कि हरिदत्त या फिर हरिपालित लिख लो, हरिपालित, ठीक है। दूसरा दूसरा आ जाता है आपका, दूसरा नंबर का सिक्का कौन सा है, शिवपालित, यानी कि शिवपालित, हरिपालित हो जाता है, शिवपालित हो जाता है,
और हरिदत्त हरिदंत हो जाता है, और आपका गोमित्र, गोमित्र। अब यहाँ एक चीज रखना कि हरिदत्त और गोमित्र इन सिक्कों के लिखे हुए मिले, कब मिले थे, लिखे यानी लिखा मिला, ये कब लिखा मिला था, यानी कि आप बोलेंगे सर जी जो एक लिखा मिला 1975 में मिला था, कब मिला था आपका 1975। इस चीज को भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये चीज 1975 में मिला था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये जो सिक्के हैं यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो क्या है आपके प्रमुख जो लेख हैं ये भी आपके पेपर में आते हैं। इस चीज को भी आप लगे हाथ तो ध्यान से समझना है इस चीज को, है ना। जो तीसरी सदी के जो मुद्रा के जो शिलालेख थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो तीसरी सदी के जो मुद्रा के जो आपके शिलालेख थे आप बोलेंगे सर जी वो मूर्धवत से प्राप्त हुए हैं, यानी कि यहां पे लिख देता हूं मैं कि तीसरी सदी के जो आपके क्या बोलेंगे, जो आपके तीसरी सदी के क्या है, यानी कि तीसरी सदी के जो सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लिखेंगे आप इसको, थोड़ा मैं अरेंज कर रहा हूं, यानी कि क्या बोलेंगे जो तीसरी सदी की मुद्रा, यानी कि याद रखेंगे तीसरी सदी की जो मुद्रा है वो कहां से प्राप्त हुई है, तो मूर्धवत से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो कहां से प्राप्त हुई है सर जी, बोलेंगे आपकी मूर्ध्वज, यानी कि मूर्ध्वज से प्राप्त हुई है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप चाहो तो अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना भी। देखिए यमुना घाटी में एक देवल गांव पड़ता है, ठीक है, यमुना घाटी के देवल गांव में कहा जाता है कि यहाँ पे एक चतुर्मुखी भैंस का एक मुख मिला है, यानी कि भैंस की एक आकृति मिली है और एक मनुष्य की आकृति मिली है। लेकिन यहाँ जो आपके होते थे, क्या होते थे आपके, यानी कि इतिहासकार होते थे, तो इतिहासकारों ने बोला कि ये सैंधवकालीन है, इस चीज को भी लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देना। आप लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, आप लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, इसी के नीचे का ये, ठीक है, पर कहीं भी ऐड कर देना, दिमाग में ऐड किया करो, दिमाग में अगर ऐड हो गया ना तो समझो कि सब जगह ऐड ही है, तो क्या करना है ऐड करके, है ना, तो दिमाग में ऐड करना बहुत जरूरी होता है, पेपर में दिमागी का ऐड आता है, ठीक है, दिमाग का आता है, ये चीजें नहीं जाती वहां पे फिर दिमाग ही चले जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर जी कि आपके उत्तरकाशी यमुना घाटी, लेके लिखेंगे आपके उत्तर काशी यमुना के देवल गांव, यमुना के उत्तरकाशी के यमुना के आपके एक देवल गांव पड़ता है, देवल गांव में एक चतुर्मुखी भैंस तथा एक मानव की आकृति प्राप्त हुई, है ना। लेकिन इसको क्या माना था, जो आपके इतिहासकारों ने क्या माना था, सैंधवकालीन आकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन इतिहासकार यहां पे लिखेंगे इतिहासकारों ने क्या माना था, सैंधवकालीन, यानी कि सैंधवकालीन, लेकिन इतिहासकारों ने क्या बताया था इसको कि ये सैंधवकालीन बताया था, ठीक है साथियों, लगे हाथ, इस चीज को भी आप ध्यान से रखना, ठीक है। अब जो है आप लोगों को जो कुछ मैंने पढ़ाया इसको थोड़ा देर मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं, इसके बाद आपका कालसी शिलालेख के बारे में कुछ चलते हैं, कुछ तथ्य कालसी शिलालेख के बारे में भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका मैंने लिखाया था कहाँ पे, जौनसार के लाखा मंडल से प्राप्त। हाँ, एक चीज छूट गई यहाँ पे, सबसे पहली चीज छूट गई कि हमें जो लेख मिले थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो लेख जो में थे शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए थे, यानी कि लाखा मंडल
इसको ना मैं किसी और से लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को ना थोड़ा याद आ जाएगा। यानी कि लाखामंडल, लाखामंडल से प्राप्त हुई है, पहला ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पहली बात है, छूट गया था मेरे से। यानी कि लाखामंडल हो गया आपका, ठीक है, लाखामंडल, कालसी, कालसी से भी ध्यान आया था ना जब कालसी शिलालेख की बात की मैंने। यानी कि कालसी हो गया आपका, लाखामंडल हो गया, सिराली, सिराली और आपका माणा, माणा से प्राप्त क्या, शिलालेख, शिलालेख, ये पहली कर देना आप। सॉरी ये छूट गया था मेरे से दोस्तों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया था राजकुमारी ईश्वर के बारे में, ठीक है। इस चीज को भी आप लगे हाथ ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूं, अच्छा थोड़ा बात करता हूं कि जौनसार के, मैं बात करता हूं जौनसार के बाबर से, लाखामंडल से जो आपके राजकुमारी से ईश्वर का शिलालेख मिला। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि देवलगढ़ के कल्पनाथ गुफाओं के अंदर क्या मिले थे हमारे, कि देवलगढ़ कल्पनाथ गुफाओं के अंदर हमारे क्या मिले थे, तो दीवारों पर कुछ शिलालेख या चित्र मिले थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि नैनीताल में जो बाड़ावाला से क्या प्राप्त हुए थे, बोलेंगे सर जी नैनीताल के बाड़ावाला से हमें क्या प्राप्त हुए थे, तो ईंट के उत्खनन मिले थे। और दूसरी अगली बात जो आती है मेरी कि गोपेश्वर के बाड़ावाला से मिले थे, त्रिशूल लेख मिले थे, किस लिपि में थे, तो संक लिपि में थे। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से 6वीं सदी के आसपास में आपके जो है वो आपके गणपतिनाथ 12वीं सदी के आसपास में अशोक के त्रिशूल लेख हमें प्राप्त हुए थे। इस चीज को भी लगे हाथ है, इस चीज को भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, ये वाला। अच्छा, देवलगढ़ के अगला आता है देवलगढ़ के कुलसार से, देवलगढ़ के कुलसार से हमारे मूर्तिका के पेट प्राप्त हुए थे, ये भी आप याद रखना है, ठीक है। कुषाणकालीन मुद्राएं, मुनि की रीति, कुषाणकालीन जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, मुनि की रीति टिहरी से और सुमाड़ी की पौड़ी से प्राप्त हुई, ये भी लगे हाथ, इसको भी ध्यान में रखना है। उसमें कार्तिक राजाओं के कुछ ताम्रपत्र मिले हमें, कुछ शिलाएं मिली हमारी, जैसे कि पहले मिला था हमारा कहाँ से, पहले बोलेंगे सर जी जो हमारा पहले मिला था वो आपके मिला था पांडुकेश्वर से, दूसरा 4 में थे हमारे कंडारा से, और उसके बाद बैजनाथ से, उसके बाद कहाँ से मिला था आपका बागेश्वर से, उसके बाद आपका बालेश्वर से प्राप्त हुआ था जो कि चंपावत में स्थित है। उसके बाद जो कुनिंद जो आपके अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं वो कुनिंदों से, अल्मोड़ा प्रकार सिक्के कुनिंद शासक से संबंधित है। कौन कौन से, तो बोलेंगे सर जी हरिदत्त सबसे पहले होता है, क्या हो जाएगा, हरिपालित हो जाता है, शिवपालित हो जाता है, और हरिदत्त हो जाता है, और गोमित्र हो जाता है। जो हरिदत्त और गोमित्र है 1975 में इसका लिखा हुआ वो मिला था, हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है, शिलालेख। यानी कि 3री सदी के आसपास की जो मुद्रा है वो मूर्धवत से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि उत्तरकाशी यमुना का घाटी में एक देवल गांव पड़ता है जहां भैंसे की चतुर्मुखी और मानव की आकृति में थे, लेकिन किसने, इतिहासकारों ने क्या बताया इसको, सैंधवकाली ने बताया था, ठीक है। लगे हाथ, ये सब कुछ मैंने 1 सेकंड में सारा दोहरा दिया है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसको मैं इरेज करके चलता हूँ साथियों, इरेज करके चलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सारा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना कुछ शिलालेख की जो शब्दावली है, यानी कि शिलालेखों की कुछ शब्दावली थी उस टाइम पे, यानी कि शिलालेखों की कुछ शब्दावली थी, यानी कि शिलालेख की शब्दावली, ठीक है। लगे हाथ, इस चीज को ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। सबसे पहले हो जाता है आपका पल्लिका, पल्लिका, बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है आपका पल्लिका है। दूसरा हो जाता है, पहला लिखो पल्लिका, दूसरा हो जाता है आपका वृत्तिका, वृत्तिका, तीसरा लिखेंगे आप कोटपाल, ठीक है, यानी कि कोटपाल। ध्यान से सुनना है जो पढ़ा रहा हूं। तीसरा क्या होगा, कोटपाल। चौथा हो जाता है आपका तालुका, तालुका पूछ देता है पेपर में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा क्या आ जाएगा आपका, पांचवा आ जाएगा आपका अक्षपटल, यानी कि अक्षपटल। साथियों अब तो समझ में आ रहा होगा जो मैंने अक्षर लिख रहा हूं मैं, वो तो आपके समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ये होता है, छठा होता है प्रतिहार, प्रतिहार, ठीक है। क्योंकि जो ये चीज दिखा रहा हूं मैं, ये आपके जैसे कि तैसे जो है वो पेपर में आ जाती है, ठीक है। प्रतिहार होता है जैसे आपके बाल अध्यक्ष हो जाता है आपका, यानी कि बाल अध्यक्ष हो जाता है आपका क्या हो जाता है, यानी कि बाल अध्यक्ष, कुलाचार्य हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, छठा आ जाएगा कुलाचार्य, कुलाचार्य, कुलाचार्य हो जाता है आपका महादंडनायक, सातवां है महादंड नायक,
ये 1 सेकंड का काम है दोस्तों। ये क्या है, कुछ शब्दावली है, ठीक है। जैसे आपका पहले हो जाता है आपका पल्लिका। तो बोलेंगे सर ये क्या होते हैं, पल्लिका क्या होते थे, यानी कि छोटे ग्राम होते थे, ग्राम। ये पल्लिका होती थी। मृतिका क्या होती है, ये सेवक होते थे उस समय, क्या होते थे, सेवक, ठीक है, सेवक होते थे उस समय साथियों, सेवक थे। कोटपाल क्या होता था, तो गढ़ रक्षक होते थे, यानी कि गढ़ रक्षक होते थे, रक्षक, ठीक है। और तालुका क्या होती थी, तालुका एक तहसील होती थी, यानी कि तहसील होती थी तालुका, ठीक है। लगे हाथ इस चीज को भी अक्षय पटेल नाम का लेखक परीक्षक होता था, यानी कि लेखा परीक्षक, यानी कि लेखा परीक्षक, ठीक है, लेखा परीक्षक। प्रतिहार, प्रतिहार होता है आपका, यानी कि प्रतिहार किसको बोला जाता था, बोलेंगे साथियों जो प्रतिहार बोला जो द्वार का रक्षक होता था आपका, किसका, द्वार का रक्षक, यानी कि द्वार का रक्षक। मैंने कैसे कर रखा याद, पता कि जो प्रतिहार होता है, प्रत्येक बार हार जाता है तो द्वार पे रक्षक है, तो यानी प्रतिहार द्वार का रक्षक है ना। बहाल अध्यक्ष क्या होता है, सेना का नायक, सेना नायक। ये कैसे कर रखा है याद, पता मैंने कि बालकों का जो अध्यक्ष होता है वो क्या हो जाता है, बालों का जो अध्यक्ष होता है वो सेना का नायक होता है, ठीक है। जैसे कुलाचार्य यहाँ का तहसीलदार, तहसीलदार। अब कुलाचार्य तहसीलदार कैसे करेंगे, तू बाल अध्यक्ष है भाई, तू सेना का तो नायक है ही। बाल अध्यक्ष में बालकों का जो अध्यक्ष होता है, नहीं आप सुनो, फोर्स में जैसे सेना का अध्यक्ष होता है, तो बोलेंगे भाई तू कुल आचार्य बनता है, तो कुलाचार्य का मतलब बनता है कि तू तहसीलदार बनता है सीधे, ठीक है। और महादंड नायक क्या होता है आप लोग सर, जो महादंड नायक होता है वो प्रधान का सेनापति होता है, यानी कि प्रधान सेनापति, सेनापति। ये चीज भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने ये लिखाया, यानी कि पल्ली का छोटे ग्राम होता है, भृतिका आपका सेवक होता है, कोटपाल आपका गढ़ रक्षक होता है, उसके बाद आपका आ जाता है तालुका आपका तहसीलदार होता है, अक्षय पटेल आपके क्या हो जाता है, लेखक परीक्षक होता है, ठीक है। जैसे प्रतिहारा का द्वार रक्षक होता है आपका, और बाल अध्यक्ष आपका सेना नायक होता है, और लास्ट में क्या कुलाचार आपका तहसीलदार होता है, और महादंड नायक क्या होता है आपका, एक प्रधान होता है। तो ये इनके लेखों से कुछ जो थे नहीं, शिलालेखों के कुछ शब्दावली थी। इस चीज को भी आप लगे हाथ, तो इस चीज को आप ध्यान से समझना, ये पेपर में पूछ देता है बीच से कहीं से भी, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अब मैं इसको चीज को इरेज करके चल रहा हूँ, किसको, इसको, ठीक है, इसको मैं कुछ इरेज करके चल रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं कालसी, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, देखो साथियों इंपॉर्टेंट है, आराम से ही पढ़ते जाना है, ठीक है। तो कालसी शिलालेख की बात करते हैं, यानी कि कालसी, कालसी क्या हो जाएगा, यानी कि कालसी शिलालेख। शिलालेख देखिए साथियों, कालसी शिलालेख की खोज सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, खोज। खोज किसने की थी, अब मैं इसको बड़े ढंग से लिखता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी, तो मिस्टर जॉन फॉरेस्ट, जॉन फॉरेस्ट। कब की थी, तो 1860 में की थी। पहला स्थित कहां है, स्थित, ध्यान से समझना जरा इस टॉपिक को है, स्थित कहां है, तो HRADUN, यानी कि देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में। ऐसा समझने की इंग्लिश में लिखना, चल ठीक है, देहरादून, देहरादून, ठीक है, देहरादून में है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कि देहरादून में है। अच्छा, किस नदी, नदी कौन सी है, इसके नदी के तट पर, यानी कि नदी के तट पर, किस नदी के तट पर है, बोलेंगे भैया जी जो ये आपकी नदी है ये किस नदी के तट पर है, बोलेंगे आपके कि यमुना, और कौन सी है, यानी कि यमुना प्लस टॉन्स, टॉन्स, ठीक है, यमुना प्लस टॉन्स नदी के ही संगम पर है। एक अमलवा गाड़ भी बहती है इसके बगल में, यानी बगल में लिख देना यहाँ पे, बगल में, बगल में एक और नदी, और कौन से, अमलवा गाड़, अमलवा गाड़, ठीक है, इसके बगल में एक नदी और है अमलवा गाड़। अच्छा, ये चीज आपने लिख दिया है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते थे इसको, है ना, स्थानीय, स्थानीय भाषा, बोलेंगे स्थानीय भाषा में इसको चित्रशिला बोलते थे। क्या बोलते थे, यानी कि चित्रशिला। क्यों बोलते थे, यहाँ पे क्या पाया जाता था, हाथी के चित्र भी पाए जाते थे। किसके चित्र पाए जाते थे, हाथी के चित्र, यानी कि किसके चित्र, यानी कि हाथी के
चित्र, ध्यान से रखना बात को। तो यहाँ की जो भाषा होगी वो साथियों क्या होगी, यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक। और दूसरी, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी ब्रह्मलिपि, लिपि, लिपि, ठीक है, ब्रह्मलिपि होगी। याद रखने वाली बात यह है कि इसको बढ़िया ढंग से याद रखना है, क्योंकि यहां से जो है वो क्वेश्चन आता है। कहा जाता है कि अशोक ने जो है, अशोक के बारे में आपने सुना होगा कि अशोक ने 262 या 261-62 के आसपास में एक कलिंग युद्ध हुआ था इसके नेतृत्व में। तो अशोक ने जो है कलिंग पर विजय पाई थी। खैर है तो जीएस का, लेकिन आप समझ रहे हैं थोड़ा सा। तो जब उसने विजय पाई थी तो उसने बौद्ध धर्म अपनाया था उसके बाद। तो बौद्ध धर्म माना जाता है कि पूरे एशिया में उसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म की जो है वो चर्चाएं की थी उसने, है ना। कुछ नालियां बनाई उसने, कुछ और भी किया उसने अशोक ने। तो यहाँ पे भी उसका जो है जैसे आपके शिलालेख मिले, जैसे मास की शिलालेख मिला था इसका, या फिर गुज्जर का शिलालेख मिला था आपका, ये सब भारत ही में है ना। तो इस चीज के बारे में तो खैर मैं वहां पढ़ूंगा कि मास के शिलालेख कहां से मिले थे, गुजर का शिलालेख कहां से मिला। अभी बात कर रहे हैं हम, फिलहाल जो बात कर रहे हैं हम कालसी शिलालेख की। तो कालसी में इन्होंने ये बोला था सारी जनता के लिए कि मैंने प्रत्येक राज्य के लिए एक एक चिकित्सा खोल लिया है। अब जो है जब ये कलिंग युद्ध समाप्त हुआ तो अब ये क्या चाहते थे कि हिंसा को त्यागना चाहते थे और शांति और अहिंसा को अपनाना चाहते थे। तो उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है ना। तो ये बात बोली थी उन्होंने कालसी से। याद रखना है साथियों कि यहाँ पे कालसी के जो लोग होते थे, लोगों के लिए क्या बोला जाता था और यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या बोला जाता था, याद ये रखना है, ठीक है। क्या है, निवासी। और यहाँ के जो निवासी हैं, ठीक है, यहाँ के क्या है, निवासी। और यहाँ के जो क्षेत्र है कहाँ का, कालसी का, इनके लिए क्या बोला गया है। बात एक चीज को याद रखना आप लोग कि यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद बोला गया है। क्या बोला गया, पुलिंद, याद रखना। और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको अपरांत बोला गया है, यानी कि अपरांत, ठीक है। लगे हाथ, इसको भी याद रखना है। और इसका पुराना नाम क्या है, यानी कि पुराना नाम किसका, कालसी का। तो कालकूट, या तो कालकूट बोलेंगे आप, यानी कि कालकूट है इसका पुराना नाम, ठीक है। लगे हाथ, इस चीज को भी साथियों आप याद रखना, कालकूट बोला जाता है या फिर आपका शुद्ध नगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शुद्ध नगर, ठीक है। इसको भी आप याद रखना, कालकूट या शुद्ध नगर बोला जाता है साथियों। तो फिलहाल तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन आपको यहाँ का पुराना, ठीक है, यहाँ का थोड़ा सा, यहाँ का पुराना नाम, यानी कि पुराना नाम, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो तो यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा, कालसी जो शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पे जो मौर्य रहे हैं, कालसी शिलालेख से ये पता चलते हैं कि उत्तराखंड मौर्यों के अधीन भी रहा है। ये क्वेश्चन छूट गया था कि कालसी शिलालेख से पता चलता है कि जो उत्तराखंड था, यानी कि उत्तराखंड था, वो किसके, मौर्यों के अधीन भी रहे, ठीक है, यानी कि मौर्यों के अधीन रहे। अच्छा, कालसी से आप ये क्वेश्चन और बताएंगे कि यहाँ पे कितने जो वो है उत्तराखंड में कितने सम्राटों के जो है अशोक शिलालेख मिले। आप ये जरा मुझे बता देना है कि कालसी में कितने सम्राटों के हमें अशोक लेख मिले। खैर वो 14 के मिले थे, एक झुंड के रूप में मिले थे, पर आप लोग कमेंट करके मुझे ये चीज बता देना। अच्छा, आज की वीडियो साथियों यहीं पे समाप्त होती है।